नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज की इस कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने गद्य के रूप के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कहानी शिक्षण था और उस कहानी शिक्षण का महत्व, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वह है कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी शिक्षण की विधियों को लेकर हमारा आज का बिंदु होगा। इसमें बात करते हैं, जो सबसे पहले कहानी शिक्षण की विधियाँ होती है उनमें एक नंबर पे जो विधि आती है मौखिक कहानी कथन विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने कहानी को मौखिक रूप में सुनाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है। हम कहानी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, उसके बाद में कौन से स्तर के लिए ये विधि उपयुक्त होती है, यहाँ से जो परीक्षा में प्रश्न बनता है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कहानी शिक्षण की जो दूसरी विधि है चित्र प्रदर्शन विधि। चित्रों का प्रदर्शन करके कहानी का अध्ययन करवाना, ये चित्र प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। और इसके स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो इसके बाद में अधूरी कहानी पूर्ति विधि। अध्यापक छात्रों के सामने कोई अधूरी कहानी रखता है और छात्र अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसकी पूर्ति करते हैं। मतलब अध्यापक कुछ ऐसी कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद उसको बीच में छोड़ देता है। फिर अध्यापक विद्यार्थियों से कहता है कि आप सोचकर बताएं कि आगे इस कहानी का जो दृष्टांत है वो क्या होगा। तो ये स्तर की बात करें तो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। फिर नंबर 4 पर आती है वाचन विधि। नंबर 4 पर होती है वाचन विधि। वाचन विधि में क्या होता है कि इसमें विषय वस्तु सरल होती है और अध्यापक उसका वाचन करता है। स्तर की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। फिर हम बात करें 5वें नंबर पर गहन अध्ययन विधि। इस विधि में ऐसी कहानियों का अध्ययन किया जाता है कि जिनकी विषय वस्तु कठिन हो तथा भाषा कठिन हो, उनका गहन अध्ययन किया जाता है। स्तर की बात करें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए विधि उपयुक्त मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थी, इसमें क्या होता है, कई बार प्रश्न स्तर से ही पूछ लेता है कि गहन अध्ययन विधि कौन से स्तर के लिए उपयुक्त होती है, तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए। फिर बात करें नाटक शिक्षण, 2 नंबर पे आता है हमारा नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण में क्या होता है, इसमें अभिनय तत्व अनिवार्य होता है। अवस्थाओं का अनुकरण करना भी अभिनय होता है। मतलब इसमें अभिनय तत्व अनिवार्य होता है और अवस्थाओं का अनुकरण करना अभिनय होता है। फिर इसके आगे बात करें तो नाटक शिक्षण की कुछ विधियाँ होती है। नाटक शिक्षण की कुछ विधियाँ होती है जिसमें सबसे पहले बात करें अभिनय विधि। और अभिनय विधि के भी 2 रूप होते हैं, कथा अभिनय विधि और रंगमंचीय विधि। इनके बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कथा अभिनय विधि की, जिसमें क्या होता है कि इस विधि में अध्यापक कक्षा के छात्रों के द्वारा अभिनय करवाया जाता है। मतलब इसमें अध्यापक छात्रों के द्वारा अभिनय करवाता है और अध्यापक छात्रों को बोलने के लिए संवाद देता है। कोई एक ऐसा बिंदु देता है कि इसमें आप बोलेंगे और फिर उसका अभिनय भी किया जाता है। अगर इसका जो मुख्य दोष है तो विषय वस्तु की जानकारी न होना। मुख्य दोष इसका होता है विषय वस्तु की जानकारी न होना। फिर बात करें तो इसमें रंगमंची विधि होती है। दूसरा रूप है रंगमंची विधि। यह नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सबसे महत्वपूर्ण है नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, रंगमंचीय विधि। कौन सी होती है, रंगमंचीय विधि। नाटक शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि रंगमंचीय विधि होती है। अभिनय तत्व की पूर्ति होती है इसमें, मतलब वेशभूषा आदि संबंधी होती है। अगर इसके दोष की बात करें तो इसमें समय, श्रम, धन अधिक खर्च होता है और विद्यालय स्तर पर यह उपयुक्त नहीं होती है। फिर हम बात करें नंबर 2 पे आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि, इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षक द्वारा सभी पात्रों का अभिनय करके नाटक का शिक्षण करवाना होता है। इसमें शर्त होती है कि अध्यापक का अभिनय कला में दक्ष होना जरूरी है। शर्त क्या है कि इसमें अध्यापक है उसका भी अभिनय कला में दक्ष होना जरूरी है। अगर अध्यापक में दक्षता होगी तभी वो विद्यार्थियों को अच्छे से अभिनय का रूप निर्धारित कर पाएगा। जैसे पाठ में आए महाराणा अकबर, अंग्रेज युद्ध आदि का रोल अदा करना। दोष है इसमें विषय वस्तु की जानकारी न होना। और स्तर की बात करें तो स्तर इसके लिए विद्यालय स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब विद्यालय स्तर के लिए ये आदर्श नाट्य विधि भी उपयुक्त नहीं होती। फिर नंबर 3 पर जो विधि है वो आती है व्याख्या विधि के अंतर्गत
व्याख्या विधि। और इसमें क्या होता है, व्याख्या विधि के अंतर्गत नाटक का विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है। और व्याख्या विधि के 3 चरण होते हैं, संदर्भ, एक होता है व्याख्या और एक होता है विशेष। संदर्भ, एक होता है व्याख्या और एक होता है विशेष। और संदर्भ में क्या होता है कि संदर्भ में नाटक व नाटककार का परिचय दिया जाता है। फिर बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या के अंतर्गत काठिन्य निवारण यानी विषय वस्तु की जानकारी। काठिन्य निवारण से मतलब होता है कि कठिन शब्दों का, यानी जो दृष्टांत नाटकीय तत्वों की समीक्षा के बारे में विस्तार से बताया जाता है। फिर इसमें विशेष की बात करें तो इसमें नाटक का सार के बारे में बताया जाता है, नाटक का विस्तार पूर्वक सार बताया जाता है। दोष की बात करें तो अभिनय तत्वों का अभाव पाया जाता है। कौन सी विधि में, व्याख्या विधि में। फिर आगे चर्चा करें तो समीक्षा विधि नंबर 4 पर होती है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत नाटकीय तत्वों की समीक्षा की जाती है तथा गुण दोषों को देखा जाता है। नाटकीय तत्व 7 होते हैं, नाटक के जो तत्व होते हैं ना वो प्रिय विद्यार्थियों 7 होते हैं। सबसे पहले की बात करें कथा वस्तु, जिसे कथन भी कहा जाता है। नंबर 2 संवाद, नंबर 3 पात्र होता है, 4 पे देश काल, नंबर 5 भाषा शैली, नंबर 6 उद्देश्य और नंबर 7 पर अभिनय। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न हो कि नाटकीय जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, तो 7 होते हैं और 7 का एक एक का में परिचय करवाया आपको। अगर समीक्षा विधि के दोष की बात करें तो अभिनय तत्व का अभाव होता है इसमें, जैसे व्यवहारिक रूप में काम नहीं लेते, केवल समझाया जाता है। मतलब इसमें समीक्षा विधि में अभिनय तत्व का क्या होता है, अभाव होता है। फिर नंबर 5 की बात करें तो संयुक्त विधि नंबर 5 पर होता है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि में क्या होता है, संयुक्त विधि में होता है कि संयुक्त विधि नाटक शिक्षण की सभी विधियों का मिश्रण है। इस विधि में व्याख्या भी होती है तथा नाटकीय तत्वों की समीक्षा भी की जाती है और अभिनय तत्वों की जानकारी भी दी जाती है। विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर हम बात करें नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि विद्यालय स्तर पर, तो हम इसे कहेंगे संयुक्त विधि। कौन सी विधि कहेंगे, संयुक्त विधि कहेंगे। ये नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है विद्यालय स्तर। ये जो हमने विधियों का जो अध्ययन कर रहे हैं हम, समीक्षा है, संयुक्त विधि है, ये जो 5 विधियाँ पढ़ी है, ये नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियों में हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो इसमें नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है रंगमंचीय अभिनय विधि। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है रंगमंचीय विधि। और अगर ऑप्शन में रंगमंचीय अभिनय विधि न हो तो हम अभिनय विधि करेंगे सही उत्तर इसका। अगर ऑप्शन में रंगमंचीय अभिनय विधि न हो तो हम अभिनय विधि इसका सही उत्तर करेंगे। ध्यान रखना है फिर से, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि तो रंगमंचीय अभिनय विधि होती है और नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछे तो रंगमंचीय विधि होती है। और विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है संयुक्त विधि। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि नाटक का प्राण तत्व किसे कहा जाता है, तो अभिनय तत्व को प्राण तत्व कहा जाता है नाटक का। प्रश्न नंबर 2 देखें कि उपन्यास और नाटक में मूलतः किस बात का अंतर होता है, तो अभिनय तत्व का अंतर होता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो कहानी व एकांकी में किसका अंतर होता है, तो अभिनय तत्व का अंतर होता है। ये हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम गद्य पाठ की बात करेंगे। जो गद्य पाठ 4 प्रकार के होते हैं, गद्य पाठ 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में क्या होता है विद्यार्थी, व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा, व्याकरण शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे कि व्याकरण शिक्षण पर शब्दों पर अनुशासन रखना व्याकरण कहलाता है। शब्दों पर जो अनुशासन रखा जाता है ना, रखना व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण शिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ होती है जहाँ से अधिकांशतः परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो व्याकरण शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आगमन विधि और नंबर 2 की बात करें तो निगमन विधि। इनमें अंतर से प्रश्न बनता है, तो हम देखते हैं कि आगमन विधि में क्या होता है और निगमन विधि में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले उदाहरण फिर नियम की ओर जाना, ये किस विधि का विशेषता है, आगमन विधि की। और निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम फिर उदाहरण दिए जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु के बारे में बात करें
तो आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। पहले अध्यापक उदाहरण देता है, फिर छात्र उसका निरीक्षण करते, फिर उसका नियम निकालते और उसका परीक्षण करते हैं। और इसमें क्या होता है, निगमन में इसके 4 चरण होते हैं, लेकिन नियम, फिर उसके बाद उदाहरण, फिर निरीक्षण और फिर परीक्षण, ये दोनों में अंतर है। फिर इसकी बात करें तीसरे बिंदु की, तो इसमें प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। कौन सी विधि में? आगमन विधि में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, अपितु निगमन विधि में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। फिर बात करें हम चौथे बिंदु की, तो इसमें छात्र सक्रिय होता है। आगमन विधि में छात्र सक्रिय होता है और इसमें छात्र निष्क्रिय होता है। फिर बात करें पांचवें बिंदु की, तो छोटी कक्षाओं या 8वीं तक की बातें करें, इसके लिए उपयुक्त होती है आगमन विधि, अपितु जो निगमन विधि है वो बड़ी कक्षाओं यानी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए उपयुक्त होती है। फिर छठवें बिंदु की बात करें तो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, और व्याकरण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है निगमन विधि। फिर बात करें सातवें बिंदु के बारे में, तो इसमें प्रवर्तक अरस्तु हैं। आगमन विधि के जो प्रवर्तक हैं अरस्तु को माना जाता है, जबकि निगमन विधि के जो प्रवक्ता हैं वो प्लेटो को माना जाता है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, अपितु निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। फिर बात करें नौवें बिंदु की, तो सरल से कठिन की ओर आगमन विधि में होता है, किंतु निगमन विधि में कठिन से सरल की ओर चला जाता है और आगमन में सरल से कठिन की ओर। फिर बात करें 10वें बिंदु की, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि की पहचान है, और जो निगमन विधि है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। और आगमन विधि में सरस, रुचिकर और मनोवैज्ञानिक विधि है, किंतु ये जो निगमन विधि है ये नीरस, अरुचिकर और मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि ये खोज के सिद्धांत पर आधारित है, अपितु जो निगमन विधि है रटने के सिद्धांत पर आधारित है। जो अंतिम बिंदु है आगमन विधि से लेकर, आगमन विधि के 2 रूप है। आगमन विधि के 2 रूप है, एक तो भाषा संसर्ग विधि, एक समवाय या संयोग विधि। और इसमें निगमन विधि के भी 2 रूप होते हैं, एक तो सूत्र विधि और एक होते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। तो सबसे पहले हम आगमन विधि के 2 रूप हैं जिनमें भाषा संसर्ग या समवाय या संयोग विधि। तो इनमें भाषा संसर्ग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है कि भाषा संसर्ग विधि में यह आगमन विधि का रूप है, यह सरस, रुचिकर और मनोवैज्ञानिक है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को बिना व्याकरण की शिक्षा दिए शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है तथा ऐसे लोगों के साथ रखा जाता है कि जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। कौन सी? भाषा संसर्ग विधि की बातें करें, इस विधि में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। कौन सी विधि में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि, जो आगमन विधि का एक रूप है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो समवाय या संयोग विधि। समवाय या संयोग विधि, समवाय या संयोग विधि में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत अध्यापक गद्य पद्य के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा देता है। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा लंबी समवाय के रूप में दी जाती है, और यह विधि गांधी जी के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि गांधी जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया था वो था बुनियादी सिद्धांत। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने। यह विधि आगमन विधि का रूप है, यह सरस, रुचिकर और मनोवैज्ञानिक विधि है, समवाय या संयोग विधि। फिर निगमन विधि के भी 2 रूप होते हैं, एक सूत्र विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि। तो सूत्र विधि में क्या होता है कि सूत्र विधि के अंतर्गत व्याकरण के नियमों को छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि संस्कृत भाषा में सबसे अधिक प्रचलित है। सूत्र विधि संस्कृत भाषा में अधिक प्रचलित है। हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, क्योंकि हिंदी विकासशील भाषा है। हिंदी विकासशील भाषा है, क्यों? हिंदी का विकास अभी भी जारी है। यह विधि यदि हिंदी व्याकरण को भी सूत्रों में बांध दिया जाए तो भाषा विकास का अवरुद्ध हो सकता है। हिंदी एक विकासशील भाषा है और हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर होता है। न के बराबर क्यों होता है? इसके लिए यदि हिंदी व्याकरण को भी सूत्रों में बांध दिया जाए तो भाषा का विकास में अवरुद्ध हो जाएगा, यानी रुकावट आएगी। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र विधि पर आधारित है। पाणिनि जी की जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, ये सूत्र विधि पर आधारित है।
इसके बाद में हम पाठ्य पुस्तक या पुस्तक विधि की बात करें तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में व्याकरण की पाठ्य पुस्तकों को द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। पाठ्य पुस्तक या पुस्तक विधि में जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तकें होते हैं उनके द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। व्याकरण की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। फिर इसके बाद में होता है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण, रचना का मतलब होता है बनाना या सजाना। फिर रचना शिक्षण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। ये तो मौखिक रचना होती है, एक लिखित रचना होती है। तो रचना के अंतर्गत क्या किस किस का अध्ययन किया जाता है, जैसे पत्र लिखना, लेख लिखना, निबंध लिखना, वाक्य लिखना। और रचना शिक्षण की कुछ विधियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहले चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि में क्या होता है कि अध्यापक छात्रों के सामने कोई चित्र प्रस्तुत करता है तथा छात्रों को उस चित्र को देखकर वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र मौखिक वर्णन करता है तो वह मौखिक रचना, और लिखित वर्णन करता है तो वह लिखित रचना होती है। अगर स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में शब्द प्रधान विधि होती है। कौन सी विधि, 2 नंबर पे शब्द प्रधान विधि। शब्द प्रधान विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शब्द प्रधान में इस विधि में अध्यापक अपनी ओर से या छात्रों के सहयोग से शब्द श्यामपट्ट पर लिखता है तथा छात्रों को उस शब्द को या शब्दों को केंद्र में रखकर रचना करने के लिए कहता है। अध्यापक क्या है कि शब्द एक जो शब्द होता है उसको श्यामपट्ट पे लिख देगा और फिर उसकी रचना के लिए कहेगा कि आप हूबहू ऐसा ही करें या इसको उतार ले अपने नोटबुक में। तो छात्र उस शब्द को केंद्र में रखकर मौखिक या लिखित रचना करते हैं। ये शब्द प्रधान विधि के अंतर्गत माना जाता है और यह विधि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होती है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक विधि हो। सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। फिर इसमें वाक्य प्रधान विधि। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक द्वारा वाक्य प्रदान किया जाता है और छात्र क्या करता है कि छात्र उस वाक्य को केंद्र में रखकर रचना करते हैं। और यह विधि होती है, वाक्य प्रधान विधि जो होती है यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है। फिर इसके बाद में होती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है कि अध्यापक आदर्श रचना प्रस्तुत करता है और छात्र उसका अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है कि जैसा अध्यापक करेगा उसी के अनुसार विद्यार्थी भी करेंगे। फिर होता है 5 नंबर पे प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक और छात्रों के मध्य प्रश्न होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से नाम से आप सहमत होंगे, इसमें अध्यापक और वह छात्रों के मध्य प्रश्न होते हैं। फिर होती है वाद विवाद विधि। किसी विषय पर पक्ष विपक्ष का जो वाद विवाद होता है वो वाद विवाद विधि होती है। स्तर की बात करें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फिर होती है रूपरेखा विधि। किसी विषय की रूपरेखा पहले देते हैं, फिर उसके बाद में उस पर विचार विमर्श किए जाते हैं। स्तर की बात करें तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है। फिर होती है मंत्रणा विधि। मंत्रणा विधि, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों की सहायता से किसी विषय का चयन कर गुरु और शिष्य के मध्य तत्पश्चात छात्रों द्वारा उस विषय पर रचना की जाती है। मंत्रणा विधि फिर से समझने की कोशिश करें कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि अध्यापक छात्रों की सहायता से किसी विषय का चयन कर गुरु और शिष्य के मध्य रखता है, फिर तत्पश्चात छात्रों द्वारा उस विषय पर रचना की जाती है। तो ये मंत्रणा विधि होती है। अगर हम इसके स्तर की बात करें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो ये था आज की कक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु, और हम अगली कक्षा में जो बात करेंगे, किसी बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे, तो वो प्रिय विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा शिक्षण की जो नवीन विधियां हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियां है इनसे संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। आज के लिए धन्यवाद।